स्वीकृति और संस्वीकृति, इस पर बात हो रही थी। और यह कहा गया था कि संस्वीकृति और स्वीकृति, इसके बीच कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। कहने का मतलब यह है, अंतर है, उन्हें आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज भी अभी करेंगे, लेकिन इस दृष्टिकोण से अंतर नहीं है कि स्वीकृति भी अनुमान इंगित करती है और संस्वीकृति भी अनुमान ही इंगित करती है। यह अलग बात है कि स्वीकृति के द्वारा इंगित किया गया अनुमान संस्वीकृति द्वारा इंगित किए गए अनुमान की तुलना में कमजोर होता है। संस्वीकृति की जहां तक बात है, तो उससे जो अनुमान इंगित होगा वो अनुमान यह होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अभियुक्त ने अपराध किया मीनिंग देयर बाय कि संस्वीकृति सिर्फ दांडिक कार्यवाहियों में की जा सकेगी, वो सिविल कार्यवाहियों में नहीं हो सकती। हां, स्वीकृति के साथ यह बात जरूर है कि वो दांडिक कार्यवाहियों में भी हो सकती है और वो सिविल कार्यवाहियों में भी हो सकती है। लेकिन एक बात जो हम कहते आ रहे हैं, और अगर हम कहते आ रहे हैं तो हमें अपनी बात पर कायम होकर और उसे साबित करके दिखाना ही होगा। हम ये कहते आ रहे हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका आधार बेयर में मिलना चाहिए, और अगर उसका आधार हम बेयर में नहीं दिखा सकते तो हमें वो कहने का हक कानून की दुनिया में कम से कम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि संस्वीकृति सिर्फ दांडिक मामलों में, लेकिन स्वीकृति दांडिक और सिविल दोनों मामलों में। तो हमें यह बेयर में लिखा दिखाना पड़ेगा, और लिखा हुआ दो तरह से होता है, एक अभिव्यक्त रूप से और दूसरा विविक्षित रूप से। अभिव्यक्त रूप से लिखा हुआ वो तो आप जानते ही हैं कि एक्सप्रेसली राइट डाउन है। विविक्षित यानी इंप्लाइडली कोई चीज बेयर में लिखी है, यह तब कहा जाता है जबकि जो लिखा है उसका अर्थान्वयन ये किए जाने पर संबंधित अर्थ उस लिखे हुए से निकल सकता है। तो जो संभावित अर्थ निकल सकता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो भी बेयर में लिखा हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि आप आम जीवन में भी ये कहते हैं कि पंखा बंद कर दो, लाइट ये कर दो, वो कर दो, तो आप पूछते फिर ये क्यों नहीं कहते कि तुम चले जाओ? ठीक है ना? इस ढंग से आप आम जीवन में भी वार्तालाप करते हैं कि आप ये कह रहे हो कि जिस कमरे में हम बैठे हैं उसकी लाइट बंद कर दो, भरी गर्मी की दोपहर है, आप कहते हो उसका पंखा भी बंद कर दो, तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हम चले जाएं? ठीक है? क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हो उसका सामान्य अर्थ यही है कि आपको मेरा यहां बैठना अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो बैठने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें तो आप हटाने की बात कर रहे हो, और जब उन्हें हटा ही दोगे तो हम यहां कहां बैठ पाएंगे? यानी व्यक्तिगत जीवन में भी यह वार्ता का तरीका है कि आप स्पष्ट रूप से कुछ कहते हैं और आप कुछ ऐसे भी कहते हैं जिसमें निहितार्थ होते हैं। यानी स्पष्ट रूप से तो आप वो बात नहीं कहते, लेकिन जो कुछ आप कहते हो उसका अर्थ, ठीक है, कुछ और भी निकल आता है। ये तरीका आम जीवन इसमें भी इस्तेमाल होता है, और ये तरीका विधिक क्षेत्रों में है। ठीक है? बेयर इसमें भी प्रयोग में लाया जाता है। जो कुछ लिखा है वो तो अभिव्यक्त रूप से लिखा ही है, जो नहीं लिखा है
वो भी लिखा माना जाएगा यदि जो कुछ लिखा है उसका अर्थान्वयन करने पर वो अर्थ निकल आए जो आप समझ रहे हैं लेकिन लिखा नहीं है, और फिर उस न लिखे हुए को आप क्या कहते हैं, इंप्लाइडली ये भी लिखा है, विवक्षित रूप से ये भी लिखा है। मेरी ओर देखो, ठीक है अभिषेक, ठीक है, फिर आप ये कहते हैं कि इंप्लाइडली ये भी लिखा है। अब हम लोग देखें इंडियन एविडेंस एक्ट का जो नया है उसका सेक्शन 21 और पुराने का 23, जरा मार्जिनल नोट पढ़ते हैं कि मार्जिनल नोट क्या कह रहा है। कहता है सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। उसने ये कहा कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिविल मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें स्वीकृतियां विसंगत भी हो जाएं। ऐसे सिविल मामले भी हो सकते हैं जिनमें स्वीकृतियां विसंगत मान ली जाएं, इर्रिलेवेंट मान ली जाएं। अन्यथा सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतियां दांडिक और सिविल दोनों मामलों में सुसंगत हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हम आपसे कई बार कहा करते हैं कि इंफॉर्मेशन, इसे देने का नियम क्या है। आपका फोन आता है कभी कि क्या कल कोचिंग होगी, और हम बहुत नाराज होते हैं। आप कहते हैं कि घटनाओं के घटने का जो स्वाभाविक क्रम है, घटनाएं उसी ढंग से घटेंगी, ये तो आपको मानकर चलना चाहिए। घटना अगर किसी अन्य ढंग से घटने की संभावना है तो उसकी सूचना आपको मिलेगी। कोचिंग तो रोज होती ही है, आप ये फोन करके क्यों पूछ रहे हैं। यदि किसी दिन छुट्टी होगी उसकी सूचना आपको मिलेगी। ठीक है, असामान्य की सूचना दी जाती है, सामान्य की नहीं दी जाती है। ठीक है, नियम सूचनाओं के संबंध में यही है कि जो जैसे हम फीकी चाय पीते हैं तो हमने कहा चाय बनाइए, तो कहने की जरूरत नहीं है कि फीकी बनाइए। मीठी जब पीनी होगी तब हम बताएंगे कि मीठी बनाइए। हम मीठी चाय पीते हैं तो हमने कहा चाय बनाइए, तो इंफॉर्मेशन ये नहीं देनी कि मीठी बनाइए, वो तो है। तब अगर फीकी पीनी है तो बताना होगा। यह वार्तालाप का सामान्य नियम है। अब आपसे कहा गया चाय बनाइए, हम फीकी पीते हैं। अब आप पूछ रहे हैं क्या फीकी बनाए, तो यह इरिटेशन पैदा करने वाला सवाल है। असामान्य की सूचना मिलेगी। ठीक है, सामान्य की सूचना नहीं दी जाएगी। कानून के संबंध में नियम यही है। कानून कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया। आपके निजी जीवन में जो कुछ चलता है और उसे युक्ति संगत ढंग से चलाने के लिए जो जरूरी है, बस वही तो कानून है। तो निजी जीवन का यही नियम कानून में भी लागू किया जाता है। जब यह कह दिया कि संस्वीकृति और स्वीकृति, ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों अनुमान इंगित करने वाले कथन है। एक के द्वारा इंगित अनुमान सशक्त है और दूसरे के द्वारा इंगित अनुमान उतना सशक्त नहीं है। स्वीकृति कौन कर सकता है यह बता दिया गया, और चूंकि संस्वीकृति केवल अपराध की होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपराधिक कार्यवाही में पक्षकार सरकार और अभियुक्त होते हैं। तो संस्वीकृति यह अभियुक्त करेगा
ठीक है ना, ये फर्क निकल आएगा। लेकिन दोनों ही अनुमान इंगित करने वाले कथन है, ये पहले से कहा जा रहा है। तो पीछे के सेक्शंस में जब कोई प्रतिबंध नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई प्रतिबंध मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब यह हुआ कि स्वीकृति और संस्वीकृति दोनों ये दांडिक कार्यवाही में हो जाएंगे। क्योंकि आपको यह भी पिछले क्लास में बताया गया कि संस्वीकृति हुई है, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ है कि वह संस्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं हो पा रही, तो स्वीकृति के रूप में ग्राह्य होगी। क्योंकि अनुमान तो दोनों से इंगित हो रहा है। या आपने संस्वीकृति की, किंतु संस्वीकृति कारक कथन में, ठीक है, इतने तथ्यों की स्वीकारोक्ति ये नहीं हुई कि उस सशक्त अनुमान को अनुमानित किया जा सके कि आप ही ने प्रश्नगत दोष किया है, किंतु अनुमान इंगित हो रहा है। इतना सशक्त अनुमान ये तो इंगित नहीं हो रहा है, किंतु अनुमान इंगित हो रहा है, तो भी वह स्वीकृति मानी जाएगी कथन, क्योंकि अनुमान तो इंगित ही हो रहा है, संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी और उसे स्वीकृति के नाते ग्रह्य किया जाएगा। अच्छा, हम ये जो बार बार कह रहे हैं कि संस्वीकृति स्वीकृति है, किंतु संस्वीकृति के रूप में जब स्वीकृति की जाती है तो तथ्यों को इतना स्वीकार किया जाता है कि उससे यह स्पष्ट अनुमान इंगित हो कि प्रश्नगत अपराध संबंधित अभियुक्त ने ही किया है। इससे कहने का आधार क्या है? हम भाई कैसे कह रहे हैं? हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं, हम ये तो कह रहे हैं कि संस्वीकृति स्वीकृति, ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं क्योंकि संस्वीकृति का वर्णन उसी चैप्टर में है जहां स्वीकृति का वर्णन है और संस्वीकृति की कोई डेफिनेशन अलग से दी नहीं, इसीलिए स्वीकृति उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ही हम संस्कृत की डेफिनेशन मानते हैं। लेकिन जिन स्टीफन महोदय ने ये एविडेंस एक्ट बनाया, ये मीनिंग दरबाई पिछला, और उसी के सेक्शंस को यहां रख दिया, तो स्टीफन महोदय की बात को महत्व तो देना ही होगा जब हम सेक्शंस की व्याख्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ने बनाया है। तो उन्होंने अपनी एविडेंस की जो मूल किताब है उसमें जो संस्कृति को डिफाइन किया है, तो उन्होंने कहा संस्कृति एक ऐसी स्वीकृति है जिसमें तथ्यों को इस स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि उनकी स्वीकारोक्ति से एक यही अनुमान इंगित होता है कि प्रश्नगत अपराध अभियुक्त ने किया है। ये परिभाषा किसने? स्टीफन महोदय ने दी, और यही परिभाषा पाकला नारायण स्वामी में स्वीकार हुई। पाकला नारायण स्वामी बनाम इंपरर, उसमें यही परिभाषा प्रीवी काउंसिल उसने स्वीकार की। उसने थोड़ा और सुधार कर दिया और उसने कहा कि जब कोई दांडिक कार्यवाही का अभियुक्त तथ्यों को इतना स्वीकार करता है कि उससे केवल एक निष्कर्ष निकले कि प्रश्नगत अपराध अभियुक्त ने किया है, तो ऐसी स्वीकृति को संस्वीकृति कहा जाता है। ठीक है, यह स्वीकृति संस्वीकृति मानी जाएगी। और पाकला नारायण स्वामी के बाद, पाकला नारायण स्वामी प्रीवी काउंसिल से डिसाइडेड है, और प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट था हिंदुस्तान का स्वतंत्रता से पहले। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 उसके मुताबिक गठित हो गया। लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी बलविंदर कौर और निशिकांत झा
ये दो मुकदमे हैं जिनमें पहली बार वही परिभाषा स्वीकार की है जो पाकला नारायण स्वामी में स्वीकार हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा यह कथन निराधार नहीं है कि संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जिसमें तथ्यों को इस स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि उससे एक स्पष्ट अनुमान यह इंगित होना शुरू होता है कि अभियुक्त ने यह प्रश्नगत अपराध किया है। और प्रश्नगत अपराध किया, इसका मतलब यह हो गया कि संस्वीकृति सिर्फ दांडिक कार्रवाई में होगी और अभियुक्त करेगा, जबकि स्वीकृति, ठीक है, जबकि स्वीकृति किस कार्रवाई में होगी इस ढंग का कोई प्रतिबंध हम लोगों ने अब तक नहीं देखा। धारा 15 में जहां स्वीकृति को परिभाषित किया था, वहां उन्होंने कहा था यह किसी कार्रवाई में कार्यवाही के पक्षकार के द्वारा या एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों उनके द्वारा और एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों में किए गए ऐसे कथन हैं जिनसे अनुमान इंगित होता है। इसका मतलब यह निकल आया कि स्वीकृति किसी भी कार्यवाही में होगी, स्वीकृति किसी, क्योंकि स्वीकृति किस कार्यवाही में होगी इस संबंध में कोई प्रतिबंध यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं लगाया गया। और जब इस संबंध में कोई प्रतिबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है ही नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब निकल रहा है कि स्वीकृति सिविल मामलों में भी होगी और स्वीकृति दांडिक मामलों में भी होगी, ठीक है। लेकिन संस्वीकृति का सवाल जहां तक है वो सिर्फ दांडिक मामलों में होगी और अन्य मामलों में नहीं हो सकेगी। एक बात ये पिछली व्याख्या के आधार पर बात निकल आती है और इस बात को बल सेक्शन 21 से और मिल रहा है। सेक्शन 21 पढ़े, क्या कहता है? कहता है सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल सिविल मामले जिनमें स्वीकृति इन परिस्थितियों में की गई है, जो परिस्थिति धारा 21 में इन शब्दों के बाद लिखी गई है कि स्वीकृति, ठीक है, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, इन शब्दों के बाद जो परिस्थिति वर्णित की गई है उस परिस्थिति में अगर स्वीकृति हो तो सिविल मामलों में वो सुसंगत नहीं है, अर्थात सिविल मामलों में वो विसंगत है। तो इसका जो निहितार्थ है, ठीक है, इसका जो लिखे हुए का स्वाभाविक अर्थ है वो ये भी है कि इन शब्दों के बाद जो परिस्थिति वर्णित की गई है उसमें की गई स्वीकृति सिविल मामलों में विसंगत है, अन्यथा स्वीकृति हर मामले में सुसंगत है। केवल एक स्थिति कि सिविल मामला है और स्वीकृति उन परिस्थितियों में हुई है जो धारा 21 में वर्णित इन शब्दों में, इन शब्दों के बाद कि सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, इन शब्दों के बाद जो परिस्थिति लिखी है उसमें स्वीकृति की गई है और मामले की प्रकृति कैसी है? सिविल, तो वो विसंगत है। इसका मतलब यह भी निकला कि इन शब्दों के बाद जो परिस्थिति वर्णित उसमें संस्वीकृति की गई है, ठीक है, संस्वीकृति की गई है और संस्वीकृति किसमें होगी? प्रकृति से दांडिक मामले में, ठीक है, तो विसंगत नहीं होगी, तो सुसंगति रहेगी। क्यों? क्योंकि कह रहा सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा,
या ऐसी परिस्थितियों के अधीन की गई है जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या लिखा उसने, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। इस लाइन को आप लोगों ने अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, सेंटेंस का प्रारूप बदल देते हैं, और सेंटेंस का प्रारूप बदलने से उसका अर्थ अप्रभावित रहता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि आप सेंटेंस का प्रारूप बदलिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की विधा इसको उपयोग में लाएं और इस लाइन को ऐसे कह दें कि सिविल मामलों में की गई स्वीकृतियां विसंगत हैं, भाई वो कहता सिविल मामलों में की गई स्वीकृतियां सुसंगत नहीं है, हम इसे ट्रांसफॉर्म किए दे रहे, अर्थ थोड़े बदल रहा है, प्रारूप बदले दे रहे, और प्रारूप बदल के हम क्या करें, सिविल मामलों में की गई स्वीकृतियां विसंगत, सुसंगत की अंग्रेजी रिलीवेंट और विसंगत की अंग्रेजी इररिलीवेंट। ठीक है, हम इसका प्रारूप बदलते हैं और ये कह देते हैं कि सिविल मामलों में की गई स्वीकृतियां विसंगत हैं यदि वे या तो इस अभिव्यक्त वचन पर की गई है कि उनका साक्ष्य न्यायालय में नहीं दिया जाएगा, और या न्यायालय ऐसा समझता है कि यह स्वीकृति की उन्हीं परिस्थितियों में गई है जिनमें पक्षकार इस बात पर सहमत है, यद्यपि पक्षकारों ने अभिव्यक्त रूप से ऐसी सहमति निर्मित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों पक्षकारों को यह विश्वास था। जैसे हमने आपको बोला, अरे अच्छा यहां आओ, देखें क्या झगड़ा है तुम लोगों का, बताओ क्या बात है। ठीक है, अब इन कथनों का प्रभाव यह होगा कि पक्षकार अपने असली मामले का कथन भी कर सकते हैं, या ऐसे कथन भी कर सकते हैं जिनसे विवादित या सुसंगत तथ्यों के प्रति कोई अनुमान ये इंगित होना शुरू हो जाए। लेकिन ये शब्द अपने में इस अनुमान पर काम करने के लिए किसी भी युक्ति संगत मनुष्य को पर्याप्त आधार उपलब्ध कराते हैं कि ये, ठीक है, स्वीकृतियां अर्थात विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों की ओर एक अनुमान इंगित करने वाले कथन डेफिनेटली ऐसी परिस्थितियों में हुए हैं जिनमें न्यायालय को इस विश्वास पर काम करना चाहिए कि पक्षकार इस बात के लिए सहमत थे कि इनका सबूत नहीं दिया जाएगा, सबूत नहीं दिया जाएगा, मीनिंग दर भाई न्यायालय में इन्हें साबित करने की कोशिश नहीं होगी। ठीक है, या यह भी हो सकता है कि हमने कहा कि छोड़ो यार, गलती किसी की हो, चलो निपटाओ, मसले को निपटाओ। अब हम मसले को निपटाने की बात कर रहे हैं, अब अनुमान इससे यह भी इंगित होता है कि अगर मामला गुणदोष प्रत्यय हो तो हम हार जाएंगे, इसीलिए हम मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निपटेगा तो हम कुछ तो पा जाएंगे, और अगर न्याय हुआ, ठीक है, तो हो सकता है हमें अंगूठा दिखाया जाए, क्योंकि न्याय और समझौते में फर्क तो यही है। इससे यह अनुमान इंगित हो सकता है कि भाई जो पक्षकार बहुत जल्दी कर रहा था निपटाने की, लगता है ठीक है इसी का दोष है, तो विवादित के सुसंगत तथ्य के प्रति एक अनुमान ये तो इंगित हो ही रहा है। लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, या इस अभिव्यक्त सहमति के आधार पर पक्षकारों में यह बात चल रही है कि न्यायालय में इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो नहीं दिया जाए। लेकिन अगर मामले की प्रकृति दांडिक हो, ठीक है, तो प्रतिबंध कहां है? धारा 21 जो प्रतिबंध लगा रही है
केवल उस दशा में लगा रही है। कह रही है सिविल मामलों में जो स्वीकृतियां की जाएंगी वे अगर इन परिस्थितियों में की गई हैं तो विसंगत है। दांडिक मामले की तो बात ही नहीं की उसने तो कुछ कहा ही नहीं। और सिविल मामलों के भी एक वर्ग के बारे में बात की। भाई सिविल मामलों का जो वर्ग है उसमें से बहुत थोड़े हिस्से के बारे में बात की। उसने कहा सिविल मामला है और स्वीकृति या तो पक्षकारों के अभिव्यक्ति वचन पर हुई और या फिर ऐसी परिस्थितियों के अधीन हुई कि न्यायालय को यह अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं कि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि उनका सबूत न्यायालय में नहीं दिया जाएगा। तो यह सारी बात सिविल मामलों में एक वर्ग की स्वीकृतियों के संबंध में लागू हो रही है। दांडिक मामलों में की गई स्वीकृतियों के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान में लगा ही नहीं और सिविल मामलों में भी केवल एक वर्ग की स्वीकृतियों के संबंध में प्रतिबंध आया। शेष सिविल मामलों में की गई स्वीकृतियों के ग्राह्य और सुसंगत होने के संबंध में भी कोई प्रतिबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है ही नहीं। तो सीधे से जो बात स्थापित होकर आती है वो बात यह स्थापित होकर आती है कि सिविल मामलों में ठीक है स्वीकृतियां अगर गुप्त रखने के वचन पर है अर्थात इस पक्षकारों में इस वचन के दिए जाने पर की गई हैं कि उनका सबूत न्यायालय में नहीं दिया जाएगा तो फिर उनका सबूत न्यायालय में नहीं दिया जा सकता। अब एक दिक्कत और है, जब आप किसी अन्य स्ट्रीम से लॉ की धारा में आते हैं फिर बड़ी दिक्कत होती है। हम आपको बार बार समझाते हैं कि स्वीकृति मात्र ऐसा कथन है, इट इज अ मियर स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि एक अनुमान इंगित करता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही स्वीकृति कहा जाता है आपको ऐसा लगने लगता है मानो पूरा मामला स्वीकृत हो जाना चाहिए। ठीक है, स्वीकृति में पूरा मामला स्वीकृत होने की जरूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशन है। हां, जहां तक स्वीकृति की बात है उसे जरूर पाटला नारायण स्वामी, निशिकांत झा और पलविंदर कौर उसमें इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि इसमें जरूर तथ्यों को इस लेवल तक स्वीकार होना चाहिए कि अनुमान जो इंगित हो वो इतना सशक्त हो कि अभियुक्त के दोष को निर्धारित किया जा सके। अब इस लाइन के भी अपने मतलब है, जब हम सेक्शन 24 पर पहुंचेंगे तो इन मुकदमों की चर्चा दोबारा होगी और वो इस लाइन के आलोक में होगी, लेकिन अभी वो समय नहीं। अभी हम सेक्शन ठीक है 24 हमने बोल दिया, वो पुराने अधिनियम के हिसाब से, नए में तो 22 है, लेकिन अभी हम पुराने का 23 और नए का 21 ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये भली प्रकार स्थापित होकर आ जाती है कि स्वीकृतियां सिविल और दांडिक दोनों मामलों में सुसंगत भी है, ग्राह्य भी है, क्योंकि सिविल मामलों और दांडिक मामलों दोनों में ही स्वीकृतियों के विसंगत होने के संबंध में कोई प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। स्वीकृतियों के विसंगत होने के संबंध में जो कुछ लिखा है वो केवल और केवल सेक्शन 21 में लिखा है।
नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और पुराने में 23 में लिखा है। और वो जो कुछ लिखा है वो सिर्फ इतना कि पक्षकारों के बीच अगर वो गुप्त रखने के वचन पर हुई है या ऐसी परिस्थितियों में हुई है जिनमें न्यायालय अनुमान लगा सके कि इसी प्रकार के वचन पर वे स्वीकृतियां की गई होंगी, तब विसंगत है। इसका मतलब स्वीकृतियां सिविल और दंडिक दोनों मामलों में सुसंगत हैं और ग्राह्य भी, जबकि संस्वीकृतियां केवल दंडिक मामलों में हो सकती हैं, क्योंकि उसमें अभियुक्त को स्वीकृति करनी है संस्वीकृति के रूप में। और तो संस्वीकृति क्यों कहे? क्योंकि वह स्वीकृति का एक विशेष रूप है, जैसे महिला लड़की का विशेष रूप है या महिला लड़की का विकास है, ऐसे ही संस्वीकृति स्वीकृति का विकास है। ठीक है ना? अच्छा, वो स्वीकृति का विकास है तो है तो मूलतः स्वीकृति। तो संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो कि दंडिक मामले में अभियुक्त के द्वारा की गई, जबकि स्वीकृति सिविल मामले में भी होगी और दंडिक मामले में भी। यानी अगर संस्वीकृति की गई और उतना न स्वीकार किया गया जितना प्रीवी काउंसिल ने पाकला नारायण स्वामी, निशिकांत झा और पलविंदर कौर में बताया, यानी इतने तथ्य स्वीकार नहीं किए गए कि दायित्व तो उत्पन्न हो सके, यानी दंड उत्पन्न हो सके, लेकिन अनुमान इंगित कर रहा है, तो वो स्वीकृति होने का जो अपना गुण है उसको तो वो कथन नहीं ही खोएगा और स्वीकृति के रूप में वो ग्राह्य होगा। यानी स्वीकृति सिविल और दंडिक दोनों मामलों में, ठीक है, और संस्वीकृति केवल दंडिक मामलों में। क्यों? इसका आधार तो स्वीकृति कब विसंगत होगी यह सेक्शन 21 में बता दिया। इसका मतलब संस्वीकृति भी स्वीकृति का ही रूप है। इसका मतलब यह हुआ कि धारा 21 में वर्णित परिस्थिति को छोड़कर स्वीकृति या संस्वीकृति के विसंगत होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, कोई कारण नहीं है। मीनिंग देर भाई, या तो संस्वीकृति में वो कमियां, जैसे सेक्शन 24 अभी आएगा, सेक्शन 24 कह रहे धारा 22 इसकी तो रहेगी, ठीक है ना, नए की पुरानी की 24, या तो संस्वीकृति में ही कोई कमी ये आ रही है जिसकी वजह से वो ग्राह्य हो रही, तो भी हो सकता है स्वीकृति के रूप में ग्राह्य हो जाए। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जो बात उभर रही है वो बात यही उभर रही है कि संस्वीकृति और स्वीकृति के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर आ रहा है वो अंतर यह आ रहा है कि स्वीकृति यूं तो संस्वीकृति का प्राथमिक रूप है, लेकिन फिर भी ये संस्वीकृति से भिन्नता लिए हुए है, क्योंकि स्वीकृति ये कई लोग कर सकते हैं, संस्वीकृति अकेला अभियुक्त कर सकता है। स्वीकृति दोनों प्रकृति के मामलों में, सिविल और दंडिक दोनों प्रकृति के मामलों में हो सकती है, जबकि संस्वीकृति सिर्फ दंडिक मामलों में। जब स्वीकृति के रूप में, ठीक है, कथन किया जाएगा तो उससे अनुमान इंगित होगा, जबकि संस्वीकृति के रूप में जब स्वीकृति की जाएगी या जब संस्वीकृति कारक कथन किया जाएगा तो अनुमान ये इंगित होगा, किंतु वह अनुमान इतना सशक्त होगा कि उससे अभियुक्त के ऊपर दायित्व उत्पन्न किया जा सकता है, सकेगा नहीं, या सके मतलब उत्पन्न किया जाएगा नहीं, जा सकता है। ठीक है, सिविल मामलों में गुप्त रखने के वचन पर यदि स्वीकृति की गई है तो विसंगत है, जबकि दंडिक मामलों में ऐसा कोई प्रतिबंध संस्वीकृति के विषय पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये अंतर निकलकर आ गए। आपसे कहा जाता है ना कि स्वीकृति और संस्वीकृति के बीच अंतर स्थापित करिए,
तो ये अंतर निकलकर आ गए। सेक्शन 21 ये केवल जो प्रतिबंध लगा रहा है ये स्वीकृतियों के एक बहुत छोटे वर्ग पर लगा रहा है और कहता है कि जिन्हें, ठीक है, पक्षकारों ने इस वचन पर किया है कि उनका सबूत नहीं दिया जाए। अब सवाल यह है कि स्वीकृतियों को, ठीक है, इस वर्ग की स्वीकृतियों को विसंगत घोषित करने का औचित्य क्या है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड सच टाइप ऑफ डिक्लेरेशन? विधायिका ने इन स्वीकृतियों को विसंगत किया क्यों? अब जो सवाल पैदा होता है वो इतना ही है। देखिए, न्यायालय डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम है, वो विवादों के निस्तारण का अभिकरण है, लेकिन उसको जितना खाली रखिए उतना ही बेहतर है। विवादों का निस्तारण न्यायालय के बाहर हो तो ज्यादा बेहतर है, और विशेषकर सिविल मामलों का, क्योंकि सिविल मामले कौन से होंगे? धारा 9 सीपीसी, संपत्ति से संबंधित मामले, और ठीक है, पद से संबंधित मामले, दो ही जिन्हें सिविल मामला कहा जाता है। सिविल प्रकृति के मामले अलग है और सिविल मामला अलग है। आपको बताया गया था सिविल मामला अलग है और सिविल प्रकृति के मामले ये बिल्कुल अलग है। वही मानव प्राणी, ये पर्सन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मानव प्राणी पर्सन हो जरूरी नहीं है। मानव प्राणी ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, वो बायोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कानून की नजर में वो व्यक्तित्व तब धारित करेगा जब वह एक भूमिका का निर्वहन इसे करने के लिए सशक्त और समर्थ हो जाएगा। और भूमिका का निर्वहन करने के लिए सशक्त और समर्थ तब होगा जब कानून उसे अधिकार और कर्तव्य देने के लायक माने, और जब वो अधिकार और कर्तव्य देने के लायक कानून उसे मान लेगा तब वो पर्सनालिटी ग्रहण करेगा। पागल की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, अवैध की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, या यूं कहें सीमित पर्सनालिटी है। मानव प्राणी है वो, ठीक है। तो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग है। व्यक्तित्व व्यक्ति का लक्षण है, व्यक्तित्व व्यक्ति का लक्षण है, और कानून में हर कोई व्यक्ति नहीं है। प्रत्येक मानव प्राणी व्यक्ति हो, ये कानून का भाव नहीं है। बायोलॉजी के लिए होगा, ठीक है, अन्य विषयों के लिए होगा, लेकिन कानून के लिए प्रत्येक मानव प्राणी व्यक्ति हो नहीं है। मानव प्राणी जब अपनी, ठीक है, पात्रता ये सिद्ध कर देगा व्यक्ति होने की, तभी वो व्यक्ति हो पाएगा, अन्यथा व्यक्ति हो ही नहीं पाएगा। और हम लोगों की दिक्कत यही होती है जब हम अन्य क्षेत्रों से कानून की दुनिया में आते हैं कि हमने जो शब्द जिन रूपों में समझ रखे हैं उन्हें मतलब कानून की दुनिया में नहीं माने जाएंगे। गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन विषयों के लिए वो शब्द उस रूप में ठीक है। और गलती जहां पर है वो गलती ये है कि आपके टीचर्स ने आपको ये नहीं बताया कि किसी भी शब्द का कोई एक यूनिवर्सल अर्थ नहीं है। गलती यहीं पर है। अब आप माने ये बैठे हैं कि शब्द का एक ही अर्थ है और वही अर्थ आप हर जगह लगा रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में ऐसा होगा कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग पर्सन होगा, कानून में नहीं है। यहां मानव प्राणी अलग, पर्सन अलग। पर्सन वो है जिस मानव प्राणी को पर्सनालिटी मिल गई, और जब तक पर्सनालिटी उसे मिली नहीं तब तक वो मानव प्राणी है, पर्सन थोड़े है।
दास है, मानव प्राणी तो है ही है, लेकिन उसके पास पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है, तो दासत्व तो सबसे खराब पोजीशन मानी गई। यही तो तर्क है किसका? दुर्योधन का। वो कहता है हमने जुए में जीता है, और जुए में जो जीता गया है उसका तो व्यक्तित्व खत्म हो गया, वो पर्सन ही नहीं बचा, वो अधिकार और कर्तव्य धारण करने योग्य नहीं बचा, क्योंकि वो पर्सन नहीं है, इसलिए उसके पास सम्मान का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। और जब सम्मान का अधिकार ही नहीं हो सकता तो अपमान कैसा? जिसका सम्मान है, अपमान तो उसी का है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या पत्नी संपत्ति है? क्योंकि दांव पर जो कुछ लगाया जा सकता है वो संपत्ति, और जिस समय दांव लगा उस समय वो संपत्ति नहीं थी। आपकी बात मान भी लेता हूं, उस समय तो युधिष्ठिर स्वयं व्यक्तित्व खो चुके हैं भाई, उस समय तो युधिष्ठिर स्वयं व्यक्तित्व खो चुके हैं, उस समय तो खुद को हार चुके हैं। तो जो खुद को हार गया, ठीक है, उसके पास पर्सनालिटी ये कहां बची? और जब उसके ही पास पर्सनालिटी नहीं बची तो वो अधिकार कहां से आ गया? मूल प्रश्न यहां से पैदा हो रहा है। ठीक है, तो चीजों को जरा ठीक से आप देखेंगे तो चीजें बहुत दिखाई देती। ठीक है, तो यहां से मूल प्रश्न पैदा होता चला जा रहा है। दिक्कत यही है कानून में, जैसे एडमिशन कहा गया आप मानने कोई तैयार नहीं, लाख समझाओ, ठीक है, कि ये सिर्फ एक ऐसा कथन है जिससे अनुमान इंगित होता है, आपकी बुद्धि में नहीं घुसता, आपका मन ही नहीं मानता, आपको अच्छा नहीं लगता कि ये कुछ गलत बता रहे हैं। ठीक है, आप मेरे सामने नहीं कह पाते हैं कि गलत बता रहे हैं, क्योंकि लिखा वही है जो हम बोल रहे हैं, हम बनवा लेंगे आपसे, लेकिन आपका मन मानने को तैयार नहीं होता। और बस यही यात्रा है, यही यात्रा है। जिस दिन आपका मन मानने को तैयार हो गया, बस उसी दिन वकील हो गए। जिस दिन आपने मन से स्वीकार कर लिया कि नहीं यही ठीक है, उसी दिन होगा, हो बस खत्म हो गया काम। उस दिन मेरी भूमिका ही खत्म हो गई, क्योंकि पढ़ तो आप भी सकते हैं, समझ तो आप भी सकते हैं, कोई बेवकूफ थोड़ा ही है। लेकिन सब हमारी जरूरत सिर्फ इसलिए है कि हम आपका विश्वास उस चीज पर जमाएं। तो स्वीकृति और संस्वीकृति, इसके बीच अंतर ही यहीं पर है, और कोई अंतर नहीं। अच्छा, ये रखा कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? ठीक है, इसको रखने का कि साहब गुप्त रखने के वचन पर अगर दी गई है तो नहीं, क्योंकि ठीक है न्यायालय डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम है, लेकिन उसे थोड़ा खाली रखो। और फिर दीवानी मामलों में जहां पद संबंधी प्रश्न है, संपत्ति संबंधी प्रश्न है, दो लोगों के बीच है, अगर उनके बीच तय भी हो रहा है, एक दूसरे से दब भी रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं भी मिलना चाहिए, लेकिन हम देकर झगड़ा खत्म कर रहे हैं, तो इन्हें क्या मतलब, या न्यायालय को क्या मतलब? भाई झगड़ा तो हम दोनों के बीच है, हम कुछ गिव एंड टेक के आधार पर, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो शांति को प्रधानता देते हैं, मानसिक शांति को। वो कहते हैं यार तुम्हें जो लेना है ले लो, पिंड बख्श छोड़ो मेरा, ठीक है, हमें बख्शो, तुम्हें जो लेना हो ले लो, हमें शांति से जीने दो। अनाधिकार वो देने को तैयार हो जाते हैं। अब ये उनकी समस्या है, इससे समाज की शांति को कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। अब कई बार जो जेन्युइन है वही मांग कर रहा है कि यार मेरा पिंड छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। अब जो इतनी नीच कि ये नहीं फिर सब चाहिए, ठीक है, इनने मौके का लाभ उठाए तो कहते हैं सब चाहिए, तो भाई सब कौन दे देगा? तो उन्होंने कहा भैया फिर तो माफी करो, फिर क्या करें, लड़ो मुकदमा। अब ये स्वीकृति लेके वहां पहुंच गए कि साहब ये निपटाने के लिए बड़े आतुर थे। अब इससे अनुमान तो इंगित हो रहा कि हो सकता है ये हारते। तो एक जेन्युइन आदमी जो एक जेन्युइन प्रयास ये कर रहा था झगड़े को निपटाने का, वही दंडित ना हो जाए, इसलिए यह बात रखी गई कि गुप्त रखने के वचन पर जो स्वीकृतियां की जाएंगी दीवानी मामलों, आपराधिक मामलों में बात अलग है, वहां कोई कुछ देगा नहीं, डेट पड़ेंगे तुम्हारे,
तुम्हें दंड मिलेगा, ये तुम जानते हो। इसलिए झूठ नहीं करोगे तब तक जब तक झूठ बोलने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रेरणा ये ना हो, यानी तुम्हारे घर का कोई आदमी बंद कर लिया हो, कुछ ऐसी बात हो, अन्यथा नहीं करोगे। इसलिए दांडिक मामलों का सवाल जहां तक है, वहां गुप्त रखने के वचन पर भी की गई संस्वीकृति रूपी स्वीकृति विसंगत नहीं है, लेकिन सिविल मामलों में है, और इट इज अ वेरी जस्टिफाइड, होना चाहिए। ठीक है। अब कई बार होता है कि पक्षकार परस्पर अभिव्यक्त रूप से कुछ नहीं कहते, पक्षकारों ने परस्पर ये कहा नहीं, लेकिन उन्होंने आपसी बातचीत शुरू कर दी, झगड़ा चल रहा है, उन्होंने कहा ये बताओ क्या, उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो बिना प्रतिकूल प्रभाव के, इस स्वीकृति को क्या बोलते हैं, बिना प्रतिकूल प्रभाव की स्वीकृति। आपसे ये पूछा जाता है बिना प्रतिकूल प्रभाव की स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में है, तो बिना प्रतिकूल प्रभाव की स्वीकृति नए धारा 21, पुराना धारा 23। ठीक है। जैसे हमें पत्र लिखा आपको, ठीक है, कि क्या तुम मामला निपटाने को तैयार हो, तुमने उधर से कोई प्रस्ताव दिया और उस पर लिख दिया बिना प्रतिकूल प्रभाव के, हमने जो भेजा था उस पर नहीं लिखा, लेकिन आपने जो भेजा उस पर लिख दिया बिना प्रतिकूल प्रभाव के कि अगर आप ये मान जाओ तो हम निपटाने को तैयार हैं। ठीक है। अब आप कहें हमने तो कहा ही नहीं था, तुमने कैसे कह दिया, नहीं, क्योंकि आगे भी लिखा है। यदि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को ऐसा लगता है, इवन इन्होंने भी ना लिखा होता, फिर भी अगर परिस्थितियां ऐसी होती कि किसी भी जेन्युइन आदमी को लगेगा कि नहीं, इसमें कम से कम सबूत देने की बात नहीं थी, जेन्युइनली आउट ऑफ द कोर्ट मामले को निपटाने की कोशिश हो रही थी, और उसमें किसी पक्षकार का ऐसा कथन आया है जिससे विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान ये इंगित हो रहा है, तो वो स्वीकृति सबूत में न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती, अर्थात उसको साबित नहीं किया जा सकता। ये ठीक है, निकल कर आ गए। लेकिन एक चीज है, ये स्वीकृति जिसे न्यायालय में साबित करने की कोशिश हो रही है, ये झगड़ा शुरू होने से पहले की गई और बाद में झगड़ा शुरू हो गया उन्हीं पक्षकारों में। ठीक है। फिर भले ही ये गुप्त रखने के वचन पर की गई हो, लेकिन फिर भी इसका सबूत दिया जाएगा, क्योंकि विवाद को निपटाने के लिए गुप्त रखने के वचन पर सिविल मामलों में की गई स्वीकृतियां विसंगत की गई हैं, विवाद को निपटाने के लिए। जब विवाद था ही नहीं, उस समय अगर किसी पक्षकार ने कोई स्वीकृति की तो उसके विसंगत होने का तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, विवाद तो उसके बाद आया। तो पहले इनके सामने कह चुके थे कि अमुक मकान है तो उन्हीं का, ठीक है, लेकिन तुम रह रही थी और जैसे उन्हें खाली करने के लिए कहा तुमने मुकदमा फाइल कर दिया, मकान तो मेरा है, प्रतिकूल अध्यासन, या जो भी आपका तर्क। तो उस समय जिस समय आपने इनसे स्वीकृति की इस बात की, ये न्यायिकेतर स्वीकृति का उदाहरण है। ठीक है। और स्वीकृति होता है, संस्वीकृति, उसका कोई विशेष प्रारूप ये तो अपेक्षित है नहीं, वो तो न्यायालय में भी हो सकती है और न्यायालय के बाहर भी हो सकती है। उसकी तो केवल स्वतंत्रता ये देखी जाएगी कि क्या वो इंडिपेंडेंट एडमिशन या इंडिपेंडेंट कन्फेशन ये माना जा सकता है, यदि हां तो सुसंगत है, तो इस एडमिशन को ग्राह्य किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस समय तो कोई विवाद था ही नहीं, विवाद तो उसके बाद हुआ। कानून जैसा लिखा है ठीक वैसे ही लागू होगा, उसमें कुछ भी जैसे या वैसे जोड़ने की कोई इजाजत किसी को नहीं। ठीक है। तो ये सेक्शन 21 इसका स्पष्टीकरण देखें, कहता है इस धारा की कोई भी बात किसी अधिवक्ता को ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी
जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 132 की उपधारा 1 और 2 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। वकील साहब को हमने आपको सुबह कहा था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह वो बता रहे थे टीवी पर कि साहब केजरीवाल को तो पुलिस के पहरे में मिलवाया जाता है, जबकि कानून में उन्हें हक है कि वकील साहब से हुई बात कोई नहीं सुन सकता। इस लाइन से ही स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है। हां, कानून में कुछ सुरक्षा ये जरूर दी गई है, ये दी गई है कि वकील साहब से आपकी जो बात हुई है वो सामान्यतः न्यायालय में बताने के लिए न तो वकील साहब को और न मुवक्किल को, दोनों को विवश नहीं किया जाएगा। तो अगर पुलिस सुन भी ले रही है केजरीवाल और उनके वकीलों में जो बात हो रही है, तो उसका उपयोग क्या है? क्योंकि उसका साक्ष्य तो न्यायालय में ही आना है और न्यायालय उसे ग्राह्य करेगा नहीं, ठीक है, उसे लेगा ही नहीं। अगर आप बता भी रहे हो तो ऐसे जैसे मानो न्यायालय के बाहर तुम कुछ चिल्ला रहे हो, ना तो वो साक्ष्य के तौर पर लिखा जाएगा और न साक्ष्य के तौर पर राय होगा, न उस पर विचार होगा। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? जनता को बेवकूफ बना रहे हो खाली। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सुनने दो पुलिस वालों को, क्या कर लेंगे। क्योंकि वकील साहब या मुवक्किल दोनों को न्यायालय में यह बताने के लिए विवश किया ही नहीं जा सकता। लेकिन यह सुरक्षा अनंत नहीं है, यह एब्सोल्यूट नहीं है। कहां कहां उन्हें विवश किया भी जा सकता है, ये संबंधित जगहों पर जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। यहां समझ लें, यहां वो यही कह रहा है कि स्पष्टीकरण, इस धारा की कोई भी बात किसी अधिवक्ता को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने के से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 132 की उपधारा 1 और 2 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। इसका मतलब कुछ स्थितियां हैं। इसके मतलब क्या हुए? स्पष्टीकरण के मुताबिक कि कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें वकील साहब को विवश भी किया जा सकता है कि आप अमुक प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। और अगर सिचुएशन वैसी ही है और मामला सिविल है और गुप्त रखने के वचन पर वो बात कही गई थी, ठीक है, तो 121 और 132 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इनमें अंतर विरोध आ गया। दोनों सेक्शन अलग अलग हो गए, क्योंकि सेक्शन 121 वो क्या कह रहा कि पक्षकारों में गुप्त रखने के वचन पर जो स्वीकृति की गई है उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। और स्पष्टीकरण कहता है धारा 132 के अंतर्गत वकील साहब को जिन बातों के लिए विवश किया जा सकता है उत्तर देने के लिए, किन बातों के लिए किया जा सकता है 132 जब आएगी तभी देखेंगे। लेकिन इससे यह तो तय होता है कि कुछ बातें हैं जिनके लिए वकील साहब को विवश किया जा सकता है, और अगर ऐसी कोई बातें हैं जिनके लिए धारा 132 1 और 2 में विवश किया जा सकता है, तो 121 के आधार पर आप ये नहीं कहेंगे कि मामला सिविल था, गुप्त रखने के वचन पर था, इसलिए हम उसका साक्ष्य नहीं देंगे। उस दशा में धारा 132 1 2 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ये प्रिवेल करना शुरू कर देगी, और धारा 23 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये स्पष्टीकरण शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि तब धारा जो वकील साहब के कर्तव्य को निर्धारित करती है, जो कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 132 1 और 2 है, वो प्रिवेल करना शुरू कर देगी और वकील साहब को विवश किया जाएगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इस धारा की कोई बात किन्हीं वकील साहब को उस तथ्य का साक्ष्य देने से रोकने देने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब 132 1 2 को अध्यारोही प्रभाव, यह प्रभाव दिया है, यानी वो प्रिवेल कर रही है 121 पर। 132 1 2 जब आएगी तब देख लेंगे। फिलहाल सेक्शन 121 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब विसंगत हैं अर्थात कब सुसंगत नहीं है, तो बहुत छोटा सा वर्ग है जहां पर वो विसंगत हो रही है।
ठीक है, इस बात को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि जो अगली धारा है सेक्शन 22, जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें ये धारा 24 है। जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, क्योंकि संशोधन करके लाया गया तो धाराओं को क्रमानुसार उन्होंने व्यवस्थित किया है। तो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो बातें धारा 24, 28 और 29 में लिखी हुई थी, वो तीनों नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 22 में आ गई हैं, बस और कोई फर्क नहीं। और कायदे से होना भी यही चाहिए था, क्योंकि जब पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो धारा 24 वो कहती है कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन, इसके आधार पर जब स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तो वह विसंगत होगी। और सेक्शन 28 ये कहता था कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन जो दिया गया है उसका प्रभाव अगर मन से हट गया है और फिर संस्वीकृति की गई है तो वो सुसंगत होगी। तो इस बात को 24 के साथ पढ़ते तो ज्यादा बेहतर होता है। धारा 23 कहती गुप्त रखने के वचन पर की गई स्वीकृति विसंगत है, और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 यह कहती है कि गुप्त रखने के वचन पर की गई संस्वीकृति सुसंगत है। ठीक है ना, तो 29 और 28, ठीक है, 23 के बाद ठीक 24 में होती तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है ना, तब ज्यादा बेहतर होता भाई, क्रोनोलॉजिकली आप पढ़ते ज्यादा ठीक लगता। तो वो जो ज्यादा ठीक होता वही यहां ले आए भाई, संशोधन में जो ज्यादा ठीक होता वो यहां ले आए। तो कुछ खराब तो हुआ नहीं, अच्छा ही हुआ। ठीक है, तो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 24, 28 और 29 है वो तीनों मिलाकर एक धारा कर दी गई है। कहां? नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और वो धारा 22 है, उस पर हम लोग कल बात करेंगे।